हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 30 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं को आधार मानते हुए हम आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज रहती है, ये हम द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाते हैं या फिर जो न्यूज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज हम उठाते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है। हफ्ते के 5 दिन आपकी ये क्लास चलती है। सैटरडे और संडे की आपकी इसमें छुट्टी रहती है। तो चलिए आपको बता देते हैं आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। कोड सहयोग से स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित हो सकता है, ऐसा कहना है हमारे भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का। कोड संगठन क्या है, इसके क्या मायने हैं, इसकी स्थापना कब हुई, वो सब बातें हम कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। वेनेजुएला के बारे में आप कितना जानते हैं, वो सब बातें आपसे पूछेंगे और आपको बताएंगे भी। G20 शिखर सम्मेलन 18 से लेकर 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में आप कितना जानते हैं, इसका पहले का अगर हम बात करें, इसका अध्यक्ष कौन बना था, तो हमारा भारत इसका अध्यक्ष रहा था प्रीवियस ईयर में। लेकिन जब हम बात करें इस साल की, तो अब इसका अध्यक्ष कौन सा देश है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ये आयोजन किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये न्यूज हम कवर करने वाले हैं आज की इस कक्षा में। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। क्वाड कोलेब्रेशन कैन इंश्योर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, EAM जयशंकर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का कहना है कि कोड में जितने भी देश आते हैं वो अगर एक दूसरे का सहयोग करें तो उनके सहयोग से स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित हो सकता है। यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम अहम भूमिका निभा सकते हैं। कोड संगठन वाले, कोड के विदेश मंत्री स्तरीय इस सम्मेलन में अपने आरंभिक भाषण में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि यह स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि कोड यहां रहने के लिए, यहां करने के लिए और यहां जाने के लिए है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कोड का मतलब वैसे अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं इनकी जो ये मीटिंग हो रही है, ये बैठक जो हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका हिंदी में अनुवाद अगर हम करें चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। तो इसके पास नियम आधारित व्यवस्था बने, उस नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी जो है ना, वो भी हमें सुनिश्चित करनी है। और ये आयोजन कब किया गया था, कल ही किया गया था 29 जुलाई को, और आज 30 जुलाई है। इन्होंने चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता के बीच में ये बातें कही है कि चीन जो है वो किस प्रकार से आक्रामक होता चला जा रहा है और किस प्रकार से वो अन्य देशों के साथ संबंध बनाते हुए उन्हें अपने चंगुल में फंसा रहा है। ये इनडायरेक्ट वे में कही गई ये बात है, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए
कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कोड में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो फिर आप क्या बताएंगे? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? अगर आपने लिखा होगा इसमें रूस शामिल नहीं है तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इस कोड में कितने देश हैं? तो 4 देशों का ये समूह बना हुआ है। ठीक है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत भी है और जापान भी है। इन चारों देशों का ये संगठन है जिसे हम कोड के नाम से जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हिंदी में कहते हैं इसे हम, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। यहां पर आप देख सकते हैं इन चारों देशों के प्रतिनिधि यहां पर आए हुए हैं कोड के। ठीक है, ये हमारा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, और ये जो नेतृत्व है ये किसके बारे में है? तो आप कहेंगे ये जापान का है। ठीक है, ये पॉइंट आपको कवर हुआ। अब आप इन दोनों में से बताइएगा कि ये ध्वज किसका है और ये किसका है। 2 देशों के नाम आपको मैंने बताए हैं, एक नाम लिया था मैंने ऑस्ट्रेलिया का और एक नाम लिया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा ध्वज यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। बड़ा आसानी से आप बता पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया था चीन के बारे में, तो चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता के बीच में जयशंकर ने ऐसी बातें कही कि हम अगर कोड संगठन के देश एक साथ हो जाएं तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और सुरक्षित बने रह सकते हैं। अब इसी बात को लेकर चीन ने कोड पर एक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष को ये बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ये टकराव को उकसाने का एक इनका मुद्दा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कोड कृत्रिम रूप से तनाव पैदा कर रहा है, टकराव को उकसा रहा है और अन्य देशों के विकास को रोक रहा है। ठीक है, तो ये चीन की तरफ से बयान आया है जब ये बातें सुब्रमण्यम जयशंकर उसमें कह रहे थे। ये कुछ ही घंटों के बाद पुष्टि की गई थी इसकी। ठीक है, अब जैसे हम बात करें यहां पर 4 जो आपको देश दिखाई दे रहे होंगे, इसमें कौन कौन से नाम आपको लिख देने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और भारत और जापान। तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ये किसका मैप है पता लग गया होगा आपको, है ना? तो ये तो है यूएसए का, ये हमारा प्यारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। यहां पर इसका आप देख पाएंगे तो ये किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। और वहीं पर आप 4th जो राष्ट्रीय ध्वज देख पा रहे होंगे ये जापान का है। तो राष्ट्रीय ध्वजों के साथ मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। अब पता लग गया होगा ना, मैंने 4 फोटो दिखाई थी प्रीवियस में, भारत, जापान और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और ये रहा अमेरिका। इसी संगठन को हम बोल देते हैं क्वाड संगठन। इन चारों देशों का ये समूह है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कोड के बारे में। ठीक है, चलिए जी, ये एक अलायंस बना हुआ है फर्स्ट टाइम। ये जैसे हम बात करें कब की बात है, 2007 की बात है ये, जब ये आपस में मिले थे। ठीक है, चलिए अब जैसे हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, तो वेनेजुएला's निकोलस मादुरो विंस 3rd term as president amid opposition claims irregularities। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी वेनेजुएला में राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो, और ये कितनी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? ये इनका 3रा कार्यकाल शुरू हुआ है। निकोलस मादुरो ने विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोजालेज को 44% वोटों से हराया और इन्हें कितने वोट मिले हैं? 51% मिले हैं इनको। ठीक है, ऐसा 3री बार हुआ है। ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है विश्व की सत्ता में। इसमें यूएसए के द्वारा भी क्या किया गया है? कोट किया गया है। तो जैसे हम बात करें 28 जुलाई को ये चुनाव का जो रिजल्ट था वो घोषित किया गया, जबकि उनके विरोधी परिणामों पर विवाद करने की तैयारी कर रहे थे, जिससे यह तय होगा कि ये राष्ट्र किस प्रकार से शासन कर पाएगा। अभी लगातार 3री बार है। पहले आप क्वेश्चन बताओ और उससे पहले आप ये फोटो भी देख लीजिए।
यही तो हैं वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। राष्ट्रपति के रूप में ये इनका कौन सा कार्यकाल रहेगा? अब ये तीसरा कार्यकाल अब इनका शुरू हो गया है, ऐसा मान के चलो। अब आप इसी वेनेजुएला के बारे में एक कथन बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से आप ये बताएंगे, वेनेजुएला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। पहला पढ़ो, वेनेजुएला का आधिकारिक नाम बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है। तो पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, इनका ऑफिशियली नाम यही है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास है, जिसे औपचारिक रूप से सेंटियागो डे लियोन डे काराकास कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट देखो, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स, ये भी वेनेजुएला में है। तो आप कहेंगे तीसरा पॉइंट भी ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है जो कथन सत्य नहीं है। तो तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन फोर्थ कथन सत्य नहीं है। तो फोर्थ कथन में क्या पूछा गया है? वेनेजुएला अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ये तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वेनेजुएला अफ्रीका महाद्वीप का देश नहीं है। तो फिर ये किसका द्वीप है? ये तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये देश है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर क्षेत्र में आपको ये देश मिलेगा। मैप के माध्यम से आपको दिखा देंगे। उससे पहले आप यहां पर देख लीजिए वेनेजुएला का राष्ट्रीय ध्वज कैसा दिखता है। ये रहा राष्ट्रीय ध्वज वेनेजुएला का। इसकी राजधानी क्या है? काराकास। काराकास को ऑफिशियली क्या बोला जाता है? सेंटियागो डी लियोन डी काराकास। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? वेनेजुएला यूएन का भी सदस्य है। यूएन जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। और वेनेजुएला यूएन का सदस्य कब बना था? 15 नवंबर 1945 को यूएन का सदस्य बना। अब आप मैप के माध्यम से देखने का प्रयास कर पा रहे होंगे। यहां पर अगर आप इस कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब आप इस रीजन की बात कर रहे हो तो ये कौन सा है? ये है आपका दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसी दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट के अगर आप उत्तर क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा वेनेजुएला, जो मैंने रेड कलर से आपको यहां पर शो करने का प्रयास किया है। तो यही तो है वेनेजुएला, जो यहां पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्लियर हुआ? लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो ये आपका अफ्रीका है इस साइड में, ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एग्री टू वर्क टुवर्ड इफेक्टिवली टैक्सिंग द सुपर रिच। अभी आपको पता है G20 का शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित करवाया जा रहा है, और इसमें वित्त मंत्री इकट्ठे हुए हैं। सभी सुपर रीच पर प्रभावी टैक्स लगाने की दिशा में काम करने के लिए ये सब सहमत हुए हैं। ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में ये शिखर सम्मेलन कितने दिवस का आयोजित करवाया जाएगा? 2 दिवस का, 18 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक। इसमें यह कहा गया है कि अरबपतियों पर 2% न्यूनतम टैक्स लगाएंगे, ऐसा प्रस्ताव इन्होंने रखा है। और G20 की ब्राजील की अध्यक्षता में ये इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम अरबपतियों पर कम से कम 2% टैक्स लगाएंगे। अगर किसी के पास 1000 करोड़ की कंपनी है तो उस पर 2% टैक्स लगेगा। ऐसा इन्होंने क्या है, एक सहमति दर्ज की है, एक प्रस्ताव इन्होंने रखा है। संयुक्त मंत्री स्तरीय घोषणा में यह कहा गया कि प्रमुख अमीर और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों ने सुपर रीच पर प्रभावी टैक्स लगाने की दिशा में प्रयत्न करने पर यह शुक्रवार को सहमति दर्ज की। ठीक है, तो 2 दिवसीय बैठक के बाद ये घोषणा में कहा गया। इसके बारे में आप थोड़ी और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। अल्ट्रा हाई नेट वर्थ व्यक्तियों पर
प्रभावी टैक्स लगाया जाए, ऐसी ये बातचीत यहाँ पर हुई है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ब्राजील लिखा भी हुआ है, G20 ब्राजील 2024। आपको पता है 2023 में इस G20 की अध्यक्षता किसके हाथों में थी? तो भारत के हाथों में थी। यहां पर आप देख सकते हैं भारत ने G20 की अध्यक्षता कब से कब तक की थी, क्या आप बता सकते हैं? ठीक है ना। तो अब ये अध्यक्षता चली गई है इसके पास में, लेकिन हम अपने भारत की बात करें तो इसमें कब से कब तक वो सम्मेलन हुआ था? सितंबर 9 से लेकर 10 तक हुआ था वो, है ना। 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2023 को आयोजन किया गया था 18वें G20 शिखर सम्मेलन का, हमारे भारत के नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए इस प्रकार एक पॉइंट आपको और भी ध्यान में रखना है, ये G20 का समिट भारत में पहली बार हुआ था, जिसमें अध्यक्ष हमारा भारत था और मुख्य भूमिका कौन निभा रहे थे? हमारे भारत के प्रधानमंत्री। और उसमें एक मुद्दा भी उठा था, इन्होंने एक नंबर प्लेट लगाई थी जहां पे ये अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसमें भारत नाम लिखा हुआ था, है ना, भारत नाम लिखा हुआ था, इंडिया नहीं लिखा हुआ था। तो उस पर भी काफी बहस हुई थी, क्या इसका नाम रखा जाना चाहिए, भारत क्या इंडिया क्या, इसके बीच में काफी बहस हुई, है ना। तो इस समिट की थीम क्या थी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो कि संस्कृत से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द है, इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज ए फैमिली, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। इसी अवधारणा पर यह थीम रखी गई थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसमें अध्यक्षता हमारे भारत ने की थी। और अब जो अध्यक्षता ब्राजील करने जा रहा है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो 2024 में ब्राजील की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, उसकी थीम क्या रहेगी? आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए जी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि G20 की स्थापना कब हुई थी, तो ये पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। G20 की स्थापना कब हुई? अगर आपने लिखा होगा ना इसमें 1999, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। अब इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और जब इसकी स्थापना हुई तो इसका स्वरूप कैसा था? G7 जैसा स्वरूप था इसका। 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जो अभी G20 के रूप में फेमस है। और भारत ने इसकी सदस्यता, मतलब सदस्यता नहीं बोलेंगे, अध्यक्षता बोलेंगे। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक निभाई थी इसकी अध्यक्षता। क्लियर हुआ? जिसकी थीम क्या थी? अभी मैंने आपको बताया, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ था, ये जब हमारे भारत के अध्यक्षता के अंतर्गत ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इसमें हमने AU को इसका सदस्य बना लिया था। AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन, उसको भी G20 का सदस्य बनाया गया ऑफिशियली। भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी सदस्यता देने का जो दर्जा था, उसे एक लेकर एक प्रस्ताव भी रखा था, जो सभी ने स्वीकार किया कि चलो ठीक है, हम सभी राजी हैं। अगर भारत ये बात बोल रहा है कि AU को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, तो सभी ने सर्वसम्मति से ये समर्थन भी दे दिया। अब AU जो है, जिसे हम इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, अफ्रीकन संघ, अब ये G20 का स्थायी सदस्य है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें 19 देश हो गए और 19 देशों के साथ एक यूरोपियन संघ हो गया और साथ में एक अफ्रीकी संघ हो गया, जो 2023 में ऐड हुआ था। क्लियर हुआ? G20 के जितने भी सदस्य हैं वो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% ये प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब हम पूरे विश्व के व्यापार की बात करें तो 75% से ज्यादा ये आप कह सकते हैं व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इतनी, मतलब आप कह सकते हैं शक्तिशाली देशों की ये एक, आप कह सकते हैं
एक ग्रुप बना हुआ है, एक संगठन बना हुआ है। G20 का मुख्यालय है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। ठीक है, अब जैसे बात करें G20 के बारे में, आप सभी को पता है भारत ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी इसकी अध्यक्षता को लेकर। अब आपने वो न्यूज देखी होंगी उस समय की, और उस समय हमारे भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये विश्व के नेताओं से जब मिल रहे थे, तो बैकग्राउंड में एक आपको फोटो दिखाई दे रही थी। जब राष्ट्रपति इस G20 के सदस्य देशों के जो नेताओं से जब मिल रही थी, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, ये खंडर से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर ये दिखाने का प्रयास किया गया था विश्व पटल पर कि हमारी ऐसी संस्कृति रही है, हमारे भारत में इस प्रकार का कोई एक स्थान रहा है। यहां इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमारे भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति जोई बिडेन को इशारा करके बता रहे हैं इसके बारे में। यानी कि अगर इन्होंने एक बैकग्राउंड में कोई चीज लगाई है, तो जाहिर सी बात है ये न्यूज पूरे विश्व में गई होगी। जहां जहां G20 के सदस्य देश हैं, वहां वहां ये न्यूज चली होगी। वहां वहां लोगों के मन में ये विचार आया होगा कि ये पीछे जो बैकग्राउंड है ये किसका है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर जो हैं वो दिखाए गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय वही है जिसे इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने जला दिया था जब वो यहां पर आक्रमण करने के लिए आया था, है ना। अब कुछ ही समय पहले आपको मैंने बताया भी था, न्यूज में भी शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी उस पर, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने अब नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए कैंपस का उद्घाटन किया। अब ये नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ऐसा दिखता है ये। और ये यहां पर मेन गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जब ये नालंदा विश्वविद्यालय के नए एक परिसर का उद्घाटन किया गया, उसमें भी अलग अलग देशों के लोगों को बुलाया गया। अब यहां पर पीछे देखिए एक ध्वज आपको दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग देशों के ये ध्वज दिखाई दे रहे हैं। जब इसका उद्घाटन किया गया, तब वहां के देशों से यहां पर जो लोग आए, उनके देशों में ये न्यूज चली होगी कि नालंदा नाम की कोई चीज है, उसका ये इतिहास है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर ये नालंदा विश्वविद्यालय के क्या हैं, वाइस चांसलर हैं। जब हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय का, ये जो स्थान है ये कहां पर है, नालंदा। नालंदा एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। हिस्ट्री की क्लास में मैंने बखूबी आपको बहुत बार बताया हुआ है, तो गलती आपकी बिल्कुल भी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार आज की कुछ न्यूज थी जो मैंने कवर की है विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, चिंता करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल पे कुछ शॉर्ट्स वीडियो के लिंक प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक से संबंधित होते हैं, या फिर आजकल नेशनल पार्क जो है हमारे भारत में, राष्ट्रीय उद्यान, उससे संबंधित क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी का धन्यवाद। बने रहने के लिए आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। बशर्ते आपको सर्च करना है एड्यूरोही24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। चलिए जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।